नमस्कार। आज कथा सखी में सुनिए सुभाष नीरव जी की लिखी कहानी ततैया। आज सुबह सुबह ही बॉस का मूड ठीक नहीं। उसके कमरे से निकलकर अपनी सीट पर कंप्यूटर के सामने आ बैठती हूँ। कंप्यूटर पर बजट एलोकेशन की फाइल खोलती हूँ, एक गिलास पानी पीती हूँ, फिर बॉस की दी हुई डिक्टेशन टाइप करने लग जाती हूँ। पिछले वर्ष के आवंटन और व्यय के ब्यौरे बॉस ने खुराना से लेने को कहा है। मैं टाइपिंग छोड़कर इंटरकॉम उठाती हूँ और बजट अनुभाग का नंबर डायल करती हूँ। घंटी बज कर बंद हो जाती है। घड़ी की ओर देखती हूँ, 10:15 हो रहे हैं। 11 से पहले न आने वाला आदमी इतनी जल्दी कैसे आ सकता है। चिकना घड़ा है खुराना, कोई असर नहीं होता उस पर। मेरे सामने कई बार बॉस की फटकार खा चुका है। मैं फिर टाइप करने लग जाती हूँ। बीच बीच में जो ब्यौरे खुराना से लेकर टाइप करने हैं उनकी जगह छोड़ती जा रही हूँ। इंटरकॉम बजने लगा है, फ़ोन उठाती हूँ। बॉस पूछ रहा है, हो गया? मैं उत्तर देती हूँ, सर कर रही हूँ। पर सर लगता है खुराना जी अभी नहीं आए हैं। पिछले वर्ष का ब्यौरा तो उनके आने पर ही मिल पाएगा। बॉस ने गुस्से में फ़ोन पटक दिया है। चपरासी गिरधारी कुछ फाइलें उठाए मेरे कैबिन में घुसता है। फाइलें मेरी कुर्सी के बगल वाले रैक पर पटक देता है। फाइलों का पहाड़ और ऊंचा हो जाता है। मैडम, आपने इन फाइलों की डायरी नहीं की? गिरधारी के कहने का अंदाज ऐसा है कि न मालूम होता है कि वह खींच कर पूछ रहा है या यूं ही। मैं उसके चेहरे की ओर देखते हुए कहती हूँ, देख तो रहा है, आज सुबह सुबह ही साहब ने डिक्टेशन दे दी। साहब का काम करूं या तेरी ये फाइलें देखूं? मेरी फाइलें कहाँ हैं मैडम, ये तो सरकारी फाइलें हैं। इन्हें डायरी कर देती तो बाट आता और आपका रैक खाली हो जाता। गिरधारी मेरे गुस्से को देख मुस्कुरा देता है और कैबिन के बाहर पड़ी अपनी कुर्सी पर बैठ दाई हथेली पर खैनी मलने लगता है। घड़ी में 11:15 हो रहे हैं। गिरधारी, देखना खुराना साहब आ गए क्या? इंटरकॉम कर लो मैडम। गिरधारी पलटकर जवाब देता है। बस कोई काम न कह दूं तुम्हें। मैं बगल की रैक पर पड़ी फाइलों को डायरी कर एक तरफ पटके जा रही हूँ। इंटरकॉम फिर घनघनाने लगता है। हो गया? बॉस पूछता है। सर, मैंने तो पूरा टाइप कर लिया, कहीं तो ले आती हूँ। जब खुराना साहब आ जाएंगे तो उनसे फिगर्स लेकर भर लेंगे। ये खुराना भी। बॉस खुराना को गाली बकता हुआ फ़ोन पटक देता है। मैं उठकर फिर बजट अनुभाग की ओर चल देती हूँ। खुराना अपनी सीट पर बैठा फ़ोन पर व्यस्त है। बातचीत से लग रहा है कि फ़ोन पर कोई सरकारी बातचीत नहीं हो रही। किसी मित्र या रिश्तेदार से व्यक्तिगत बातें हो रही हैं। बीच बीच में हंसी ठट्ठा भी। मुझे देखकर वह सामने वाली कुर्सी पर दाएं हाथ की तर्जनी से बैठने का इशारा करता है। खुराना की बात लंबी होती देख मैं फिर उसका ध्यान नोट की ओर खींचना चाहती हूँ, पर खुराना मुझे घूरती नज़रों से देखने लगता है और गुस्से में फ़ोन बंद कर मेरी ओर मुखातिब होता है। हाँ बोलो, सुबह सुबह क्या पहाड़ टूट पड़ा? मैं नोट उसकी ओर बढ़ा देती हूँ, कहती हूँ, पिछले साल के एलोकेशन और एक्सपेंडिचर की फिगर्स इस नोट के लिए चाहिए। वह नोट लेकर रख लेता है और कहता है, छोड़ जाओ, लंच तक भेज दूंगा। सर, डायरेक्टर साहब को यह अभी चाहिए, ज़रूरी है। फिगर्स क्या मेरी टिप्स पर पड़ी है? ढूंढनी पड़ेगी, टाइम तो लगता ही है। खुराना खड़ा होकर मोटी तोन से नीचे खिसकती पैंट को ऊपर खींचने लगता है। लगता है उसे कहीं जाना है। सर, आप डायरेक्टर साहब से बात कर लें। तुम उनकी पीए हो, खुद ही बता देना कि खुराना साहब ये कह रहे थे। और वह बिना मेरी ओर देखे कमरे से बाहर निकल जाता है। मैं बॉस को वस्तु स्थिति से अवगत कराती हूँ तो वह भन्ना उठता है। तुम्हें वहीं बैठकर खुराना से फिगर्स लेनी चाहिए थी। मुझे यह नोट दोपहर से पहले सचिव महोदय को देना है। सर, आप खुराना से बात कर लें, मेरे पास फिगर्स आएगी तो मैं फिल करके नोट आपको दे दूंगी। यह कहकर मैं बॉस के कमरे से बाहर निकलने को होती हूँ तो बॉस बैठने को कहता है। सर, सीट पर बहुत सारी फाइलें पड़ी हैं। कोई बात नहीं, लंच के बाद कर लेना। कोई काम सर? तुम्हारा कैबिन मेरे रूम से दूर है, तुम्हें आने जाने में परेशानी होती है। मैंने एडमिन को तुम्हारी टेबल यहीं मेरे कमरे में लगाने को कहा है। बॉस एक फाइल में सिर गड़ाए कह रहा है।
पर सर मैं वहीं ठीक हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है। पर मुझे तो है, तुम्हें बुलाता हूँ तो तुम 15-20 मिनट लगा देती हो आने में। सर सीट पर और भी काम होता है, 5-1 मिनट तो लग ही जाते हैं। कई बार तुम सीट पर भी नहीं होती हो, तुम्हारा टी टाइम और लंच टाइम भी लंबा खिंचता है। दफ्तर की दूसरी महिला कर्मचारी भी तुम्हारे पास आकर बैठ जाती है गप्पे मारने। यहाँ रहोगी तो ये सब नहीं होगा। बॉस लगता है मुझे सबक सिखाने के लिए यह सब कर रहा है। बॉस मुझे यह सबक क्यों सिखाना चाहता है, मैं अच्छी तरह समझती हूँ। रेखा ने इसकी रंगरलियों की कहानी मुझे बता रखी है। यह हर पीए को एक जैसी समझता है। मुझसे पहले जो इसकी पीए थी, मगलानी, रेखा बता रही थी, मगलानी को सरकारी टूर पर अपने साथ ले जाता था। दिखावे के लिए दफ्तर के 1-2 पुरुष अधिकारी या कर्मचारी भी टूर का हिस्सा बनते थे। उनके ठहरने की व्यवस्था किसी गेस्ट हाउस में होती थी और मगलानी तथा बॉस किसी 5 स्टार होटल में ठहरते थे। कमरे बेशक अलग अलग बुक होते थे, पर मगलानी बॉस के कमरे में ही। आज वह प्रमोशन पाकर पीएस बन गई है और सचिव स्तर के अधिकारी के साथ तैनात है। मगलानी के बाद प्रशासन ने एक पुरुष पीए इसके साथ तैनात कर दिया। इसने उसे इतना तंग और परेशान किया कि उसने खुद ही लिखकर दूसरी जगह तबादला करवा लिया। बॉस ने प्रशासन से साफ कह रखा है कि उसके लिए पीए तैनात करते समय ध्यान रखा जाए कि पीए मेल ना हो, फीमेल हो, वह भी देखने में ठीक ठाक। मैं अपने कैबिन में आकर कंप्यूटर के सामने बैठ जाती हूँ और मन ही मन भुनभुनाने लगती हूँ। तभी मैं चीखकर कैबिन से बाहर की ओर दौड़ती हूँ, गिरधारी भगा तो इसे, यह फिर आ गया कमबख्त। गिरधारी ततैये को देखकर हंसने लगता है और कैबिन में घुसकर उसे खिड़की से बाहर कर देता है। मैडम, लगता है आपको इससे लगाव हो गया है। वह फिर अपनी कुर्सी पर बैठकर खैनी मलने लगता है। ऐसा कई बार हो चुका है। जब तक यह ततैया मेरे कैबिन में मंडराता रहता है, मैं डर के मारे कैबिन में नहीं घुसती। लंच होने में अभी 15 मिनट शेष है, पर रेखा अपना लंच बॉक्स उठाकर मेरे पास आ जाती है। हम दोनों एक साथ कैंटीन में जाकर लंच किया करती हैं। पहले हम 3 थीं, मैं, रेखा और मालती। मालती का किसी दूसरे ऑफिस में तबादला हो गया। मैं अपना लंच बॉक्स उठाकर रेखा के साथ चल पड़ती हूँ। लंच करते हुए मैं अपनी परेशानियाँ रेखा से साझा करती रहती हूँ। 2 साल की मेरी बेटी है, जिसे मेरी बूढ़ी सास दिन भर रखती है। पति का शादी के 1 साल बाद ही मुंबई तबादला हो गया। बीच बीच में फ़ोन करके मैं अपनी सास से बेटी के बारे में पूछती रहती हूँ। शाम को मेरी हर संभव कोशिश होती है कि समय से घर पहुँच जाऊँ, पर यह बॉस है कि ऐन छुट्टी से 10 मिनट पहले ही बुला लेता है, अर्जेंट काम कहकर। मैंने उसे कह रखा है कि मेरी 5:10 की चार्टेड बस है। वह छूट जाती है तो घर पहुंचने में 2-2.5 घंटे लग जाते हैं। पर बॉस को मुझे तंग करने में मज़ा आता है जैसे। बॉस का यह रवैया तब से कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है, जब से मैंने इसके साथ शाम को किसी रेस्तरां में बैठने से साफ इनकार कर दिया था। एक दिन शाम को बॉस के कमरे से निकलने लगी तो पीछे से मेरा हाथ पकड़ खींच लिया। मैंने आंखें तरेरी तो बोला, तुम्हें कुछ देर बैठने को कह रहा था, एक छोटी सी डिक्टेशन ले लो, कल सुबह आते ही टाइप करके फाइल के साथ भेज देना। उसकी आंखों में नाचती शरारत को मैं पकड़ लेती हूँ, पर चुप रहती हूँ। रेखा लंच के समय मुझे बहुत सी बातें समझाती रहती है, मुझसे पुरानी है इस दफ्तर में। जब मैं उसे बताती हूँ कि बॉस मेरी सीट अपने रूम में लगवाने जा रहा है, तो रेखा मुझे सतर्क रहने को कहती है। बॉस के कमरे में जाया करो तो अपना मोबाइल वॉइस रिकॉर्ड पर लगा दिया करो। बहुत ज़्यादा तंग करे तो वुमेन हरेसमेंट कमेटी की चेयरमैन बनर्जी को इसकी करतूत लिखकर दे देना, और एक कॉपी एडमिन में भी। हरामी है साला। तुम कोई टेम्परेरी नहीं हो, एग्ज़ाम पास करके परमानेंट लगी हो इस दफ्तर में। ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारी रिपोर्ट ख़राब कर देगा, पर वो भी इतना आसान नहीं है। रेखा की बातें मुझे हौसला देती है, मेरे अंदर की औरत मजबूत होती है। लंच के बाद घर से फ़ोन आता है। मेरी सास कहती है, शाम को दफ्तर से समय पर आ जाना, बेटी की तबीयत आज ठीक नहीं। मैं 4:30 बजे तक सब काम निपटा देती हूँ। गिरधारी साहब के पास जाने वाली फाइलें उठाते हुए कहता है, मैडम और तो कुछ नहीं है बांटने वाला। नहीं, अब जो भी फाइल आएगी मैं कल सुबह करूँगी। आज मुझे समय से घर पहुँचना है, बेटी की तबीयत ठीक नहीं। मैं गिरधारी को सुनाकर कहती हूँ। गिरधारी साहब के कमरे से लौटकर कहता है, मैडम साहब बुला रहे हैं, कह रहे हैं ज़रूरी काम है, अभी भेज दो। मैं कसमसाकर रह जाती हूँ। कॉपी पेन उठाकर भन्नाई हुई बॉस के कमरे की ओर चल देती हूँ।
तभी मुझे रेखा की कही बात याद आ जाती है। मैं अपना मोबाइल उठाती हूँ, उसे वॉइस रिकॉर्ड पर सेट करती हूँ और बॉस के कमरे में घुस जाती हूँ। खुद को संयत रखने का प्रयास करते हुए पूछती हूँ, सर कोई काम है? हाँ बैठो, अभी दफ्तर की छुट्टी का समय नहीं हुआ है। बॉस एक फाइल के पन्ने पलटता हुआ कहता है, सर आज मुझे घर समय से पहुंचना है, मेरी बेटी की तबीयत। अच्छा, ओह, पर थोड़ा बैठो। मैं बॉस के सामने वाली कुर्सी पर बैठ जाती हूँ। फाइल पढ़ना छोड़ वह मेरी ओर एकटक देखता है। देखता क्या, घूरता है। फिर मुलायम बनकर पूछता है, क्या हुआ बच्ची को? पता नहीं सर, घर से फ़ोन आया था। क्या सुबह से तबीयत ढीली है, कुछ भी खा पी नहीं रही। कितने साल की है? सर 2 साल की। दूसरे की तैयारी नहीं की? वह मस्खरी के अंदाज में आ जाता है। मैं चुप रहती हूँ, कोई जवाब नहीं देती। तुम पर साड़ी का यह कलर खूब फबता है, बहुत सुंदर लगती हो। वैसे तुम हो भी खूब। वह कुछ आगे की ओर झुककर धीमे स्वर में कहता है और मेज पर स्टेनो कॉपी के ऊपर रखे मेरे दाएं हाथ पर अपना बायां हाथ रख देखता है। मैं एकाएक उठने को होती हूँ। सर मेरे जाने का समय हो रहा है, मैं चलती हूँ। उसके बाएं हाथ की पकड़ कुछ मजबूत हो उठती है। तुम्हारी नाक पर जो हर समय गुस्सा बैठा रहता है, जानती हो वह भी तुम्हारी खूबसूरती को बढ़ा देता है। मेरा हाथ छोड़िए सर। मैं दांत पीसते हुए कसमसाकर कहती हूँ, तुम मगलानी की तरह इस दफ्तर में ऐश कर सकती हो अगर। तभी कमरे में जैसे कोई बम फूटता है। मैं हाथ छुड़ाकर एक जोरदार तमाचा उसकी बाईं गाल पर जड़ देती हूँ और कहती हूँ, हर औरत मगलानी नहीं होती, समझे? और तेजी से बॉस के कमरे से बाहर निकल आती हूँ। अपने कैबिन में घुसती हूँ तो फिर ठिठक जाती हूँ। वही ततैया फिर मेरी सीट के ऊपर मंडरा रहा है। मैं एक फाइल बोर्ड उठाकर उस पर दे मारती हूँ। निशाना सही बैठता है। वह फर्श पर अधमरा सा होकर तड़प रहा है। मैं अपने दाएं हाथ के अंगूठे और तर्जनी को मिलाकर उसकी बारीक सी टांग को दबोच लेती हूँ और उठाकर खिड़की से बाहर फेंक देती हूँ। कुछ ज़्यादा ही तंग कर रखा था इस हरामी ने। गिरधारी फटी आंखों से मेरी ओर देख रहा है। मैं घड़ी देखती हूँ। अभी छुट्टी में कुछ समय शेष है। मैं कंप्यूटर पर वुमेन हरैसमेंट कमेटी के चेयरमैन और एडमिन के नाम शिकायत टाइप करने लगती हूँ। अभी आप सुन रहे थे सुभाष नीरव जी की लिखी कहानी ततैया।